हेलो माय कैटालिस्ट वैल्यू मेंबर्स, कैसे हो आप। आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा। आज का जो लेक्चर है भैया बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, क्योंकि आज हम सारे रिप्रेजेंटेशन, जो न्यूमैन किसको कहा जाता है, सोहर्स किसको कहा जाता है, फिशर, वेजडेस, वो और उसके असाइनमेंट जो है वो सब हम आज पढ़ने वाले हैं। आज जो सबसे पहले आपका हेडिंग लगाना है कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन। और आपको पता है ये ओरिजिनल स्टीरियो जो है अब स्टार्ट हो रही है, जिसको एक्चुअल में स्टीरियो कहा जाता है वो अब स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में एक सेंटेंस लिखेगा, उसकी डेफिनेशन लिखेगा, द 3D अरेंजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन में द 3D अरेंजमेंट of the atoms or groups around the stereo center called configuration। आपको पता है कि भैया कन्फॉर्मेशन अलग बात है, कन्फॉर्मेशन किसको कहते हैं। ऐसे यदि मैंने सिर्फ इसका रोटेशन दिया, जब रोटेशन देते हो तब इसको कन्फॉर्मेशन बोलते हैं। और कन्फिगरेशन किसको कहा जाता है, कन्फिगरेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको पाई बॉन्ड ब्रेकिंग की ही बात होगी, उसमें रोटेशन बोटेशन कुछ नहीं होगा ऐसा। कॉन्फ़िगरेशन जो है ओरिजिनल स्टीरियो है। इसमें सबसे पहले चलो कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके के होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन एक तो पता है आपको, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट आएगा और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पार्ट वाला आएगा। मगर कॉन्फ़िगरेशन में हमें करना क्या है, एक जो है हमें रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। और एक जो करना हमें असाइनमेंट, उसका जो नोमेनक्लेचर, असाइनमेंट मतलब उसका जो नोमेनक्लेचर है वो करना है, असाइन करना है उसको। चलो देखिएगा, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन में एक जो होता है वो वेज डेस होता है, दूसरा जो होता है वो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला की बात। एक जो हम ऐसे इसको पूरा लिखते हैं वेज डेस प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रक्षेप सूत्र जिसको बोला जाता है। उसके बाद फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब इसमें सबसे पहले देख लीजिएगा वेजडेस। एक्चुअली वेजडेस होता किस तरह का है, जो वेजडेस है वो यहां पे देख लीजिएगा। ऐसे कोई डार्क दिया होगा उसको हम वेज बोलते हैं, इसको हम डेस बोलते हैं। एक कार्डियल सेंटर की बात थी, वैसे दो कार्डियल सेंटर भी आएंगे। ऐसा नहीं है वेजडेस होगा तब कार्डियल सेंटर होगा, मगर ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। वेजडेस में ऐसा कुछ होगा, फिशर में ऐसे इसुख्रिस्त ऐसा कुछ होगा, न्यूमैन में ऐसा कोई राउंड वाला ऐसा कोई स्ट्रक्चर होगा, उसमें इक्लिप्स, स्टेगर्ड, वो सब कंसेप्ट आएंगे। ये डिटेल में हम पढ़ेंगे कैसे इसको ड्रॉ किया जाता है। और सोहर्स में ये तो भैया जो भाग्यशाली जो होते हैं, भाग्यशाली जो है वो ये भाग्यशाली होते हैं, उसको ही ये नसीब में होता है इसको सही ड्रॉ करना, ठीक है। वो कैसे, क्यों, ये कैसे ड्रॉ किया जाता है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये जो सारे है प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो गई। वेजडेस ऐसे दिया जाता है, फिशर प्रोजेक्शन जो होता है वो इसे 2D में ड्रॉ किया जाता है। ये जो होता है न्यूमैन, ये होता है सोहर्स। पूरी एक्टिवनेस के साथ पढ़िएगा भैया आज, क्योंकि एक एक मॉडल आपको समझना है। अब असाइनमेंट उसका जो रहेगा, असाइनमेंट में एक जो हम पढ़ेंगे वो RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, DL पढ़ेंगे। ये स्मॉल DL तो हमने पढ़ लिया भैया, डेक्स्ट्रोलियो वाला स्मॉल DL ये तो हमें आगे आ ही गया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे सीस ट्रांस, ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पार्ट आएगा। EZ साइन एंटी, नॉट सीन, इसको क्या बोला जाता है, साइन बोला जाता है। उसके बाद चलो इसके बाद हम देखेंगे एपीमर्स, आपने नाम तो सुना ही होगा एपीमर्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे एनोमर्स। ये सारा जो है ये असाइनमेंट की बात है। ये सबसे पहले रिप्रेजेंट की कौन सी प्रोजेक्शन फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसके बाद उसके जो नॉमेनक्लेचर होते हैं, RS कैसे किया जाता है, DL कैसे किया जाता है, सिस्टर्स कैसे किया जाता है, EZ
साइन एंटी, वो सब हम इन डिटेल पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा रिप्रेजेंटेशन, पॉज करके पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद हेडिंग लगा दीजिएगा रिप्रेजेंटेशन। और रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में क्या करना है, सबसे पहले देख लीजिएगा, यहां पे बहुत इजी है भैया। ये जो डार्क वाला है मतलब टुवर्ड्स द व्यूअर, मैं 3D में भी समझाऊंगा, पहले 2D में देख लेते हैं इसको। और एक जो होता है ऐसा डैश, कौन सा वाला सही है कौन सा वाला गलत है वो इन डिटेल पड़ेगा हमें। मान लो यहां पे ए वैलेंसी दे दी, यहां पे बी, यहां पे सी, यहां पे डी। ये जो डार्क दिया गया है इसको बोला जाता है वेज, और इसको नॉन वेज नहीं, मतलब मगर इसको नॉन वेज नहीं बोलते, मगर इसको डैश बोलते हैं। ठीक है, चलो यहां पे देख लीजिएगा, ये वेज का मतलब होता है टुवर्ड्स द व्यूअर, टुवर्ड्स द व्यूअर, जो यहां पे हमारे सामने होता है, मतलब टुवर्ड्स द व्यूअर मतलब जहां से हम देखते हैं उसकी तरफ होता है, ये टुवर्ड्स द व्यूअर होता है। और डैश का मतलब होता है अवे फ्रॉम द व्यूअर, डैश का मीनिंग होता है अवे फ्रॉम द व्यूअर, हमसे दूर होता, अवे फ्रॉम द व्यूअर, हमसे दूर होगा ये। ठीक है, सो टुवर्ड्स द व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यूअर, मतलब ये हमसे हमारी साइड आएगा, ये हमसे दूर होगा। और ये जो दोनों वैलेंसी आपको दिखाई दे रही है उसको प्रिंसिपल चेन, उसको प्रिंसिपल चेन बोला जाता है, मुख्य धरी जिसको बोला जाता है, मुख्य धरी, प्रिंसिपल चेन बोला जाता है उसको। फिर से 3D में यदि आपको समझना है ये, चलो देख लीजिएगा यहां पे, ये जो वैलेंसी है वो ये। दूसरी बात, लाइफ में पहली बार ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो आप, तब डायरेक्ट एक्यूरेसी नहीं आती इसमें। आपको सबसे पहले एक्यूरेसी लाने के लिए इसका टाइम लगता है। एक ही बार में आप जब साइकिल सीखते हो तो एक ही दिन में साइकिल आ गई थी, एक ही दिन में कार सीखते हो तब एक ही दिन में कार आ गई थी, ऐसा नहीं होता। आपको इसकी समझ में आ जाएगा, इसको कैसे चलानी है कैसे करना है ये समझ में आ जाएगा। दूसरे चलाते हैं वैसे आपको पता है भैया साइकिल है उसमें पेडल लगाना है और ऐसे सीधा ही जाना है, आपको कंसेप्ट उसमें पता है आपको, मगर आपको वो प्रैक्टिकली जो जब आप करने वाले हो गए तब उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इजी, बहुत इजी, उससे भी इजी है। इस साइकिल एक दिन में नहीं आती, मगर ये तो आपको एक दिन में ही समझ में आ जाएगा, मगर एक्यूरेसी के लिए आपको थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, चलो देख लीजिएगा यहाँ पे 3D की बात करें यदि, ये जो वैलेंसी है ए वैलेंसी है, ये वाली जो है ए वैलेंसी, इस तरफ आओगे तो ये बी वैलेंसी होगी। अब सी वैलेंसी जो है वो आपकी साइड है, जहां पे आप देख रहे हो आपकी तरफ है ये, और डी वैलेंसी जो है आपसे दूर होगी। सी जो आपकी तरफ है उसको वेज बोलेंगे, जो आपसे दूर है उसको डैश बोलेंगे। टुवर्ड्स द व्यूअर मतलब वेज, अवे फ्रॉम द व्यूअर मतलब डैश, ऐसे। और ये जो है वो नहीं आपके दूर है नहीं आपके पास है, मतलब ये जो है प्रिंसिपल चेन है, ये भी हमसे दूर भी नहीं है हमसे नजदीक भी नहीं है। ठीक है, सो ये इसको बोला जाता है प्रिंसिपल चेन। डार्क वैलेंसी जो है उसको वेज, ये डैश है उसको, ये डैश है उसको डैश बोलते हैं। चलो अब देखिएगा सही कौन सा लिख रहा है हमें, वेज डैश को सही तरीके को कौन सा सही तरीका है उसका, कौन सा गलत तरीका है वो देख लीजिएगा। आपको यदि वेज डैश लिखना है, मैं पहले ये आपको पढ़ाता हूं, देख लीजिएगा यहाँ पे। मान लो ये ए वैलेंसी है, ये बी वैलेंसी, ये सी वैलेंसी और डी वैलेंसी। ठीक है, दूसरे यहाँ पे देख लीजिए ए बी, यहाँ पे वेज है और यहाँ पे डैश है। यहाँ पे मान लो आपको सी दिया गया है, यहाँ पे आपको डी दिया गया है। चलो ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप कौन सा है, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये दोनों जो है ना वो एक ही बात है। इसका मैं 3D आपको दिखाता हूं, यहां पे ए या इस साइड बी, इसका 3D यहां पे ए यहां पे बी, दोनों सेम ही हुआ ना। इसमें सी वेज, वेज मतलब टुवर्ड्स व्यूअर, यहां पे भी सी वेज है वो टुवर्ड्स व्यूअर, दोनों में डी डैश है मतलब अवे फ्रॉम द व्यूअर। ये दोनों एक ही बात है, मगर वेज डैश को जो लिखने का तरीका होता है वो, आप वेज को यहां पे मैंने नीचे लिखा है, देख लीजिएगा नीचे की तरफ लिखा है, और यहां पे वेज को मैंने लिखा ऊपर की तरफ। भैया याद रखिएगा वेज डैश का मीनिंग आगे पीछे होता है, वेज डैश का मीनिंग आगे पीछे होता है, ऊपर नीचे नहीं होता।
यदि आप वेज को नीचे लिखो या तो ऊपर लिखो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप वेज डेज को चाहो तरीके से लिख सकते हो, आप नीचे लिखो या तो ऊपर लिखो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मगर वेज डेज को कभी भी आप कॉर्नर की अंदर मत लिखिएगा, इसे कभी मत लिखना। आपको ऑलवेज यहां पे जो ये कॉर्नर पड़ रहा है ना, यहां पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल की बाहर ही लिखना है हमें, कभी भी एंगल की अंदर मत लिखिएगा। ऐसे आपको कभी नहीं लिखना है, आपको ऐसे भी कभी नहीं लिखना है। एक वेज अंदर होगा और डैश, वेज बाहर है और डैश अंदर है, ऐसे भी कभी मत लिखिएगा। यहाँ पे वेज अंदर है, डैश बाहर है, ऐसे भी कभी मत लिखिएगा यहाँ पे। इन शॉर्ट ये गलत तरीके हैं, सारे जो है गलत तरीके। कॉर्नर की अंदर एंगल जो बन रहा है उसकी अंदर कभी मत लिखिएगा, एंगल जो बन रहा है उसकी बाहर ही लिखना है हमें। वेज डेज जो है, वेज डेज उसको आप नीचे लिखो या तो ऊपर लिखो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। चलो यहां पे मैं वेज डेज लिख रहा हूं, कौन सा जो है सही तरीका है वेज डेज लिखने का और कौन सा जो गलत तरीका है वो आपको मुझे बताना है। सही तरीका जो है वेज डेज लिखने का और गलत तरीका, ABCD को छोड़िएगा, आपको सिर्फ वही बताना है जो सही तरीका है और गलत तरीका है वो, ठीक है। चलो और एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, सही तरीका गलत तरीका ढूंढिएगा यहां पे। चलो आप बता दीजिएगा कौन सा जो है गलत है, कौन सा जो है वो सही है, ठीक है। चलो सबसे पहले यहां पे ये जो एंगल बन रहा है उसकी बार मैंने लिखा है ये, सो ये सही तरीका है। आप वेज को इस साइड लिखो या तो इस साइड लिखो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ये जो यहां पे एंगल बन रहा है उसकी बाहर मैंने वेज डेज लिखा है, इसलिए ये भी सही तरीका है। मगर ये जो है गलत तरीका है, एंगल जो बन रहा है उसके अंदर आ रहा है, ये भी गलत तरीका, क्योंकि एंगल बन रहा है उसके अंदर आ रहा है, ये भी गलत तरीका है, एंगल जो बन रहा है उसके अंदर आ रहा है, इसलिए आपको कभी ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। दूसरी बात, कोई रेफरेंस बुक जो आप बहुत जो पुरानी हो गई है रेफरेंस बुक, उसमें देखोगे कई बार उसमें ऐसा लिखा है भैया डैश जो है ना उसको हम अंदर लिख सकते हैं, मगर वेज को कभी अंदर नहीं लिख सकते हैं। इसलिए कभी ऐसा कोई जो आपकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम में यदि आ गया और उसमें कुछ ऐसा दिया गया है, तब आप डैश को अंदर लिख सकते हो, कॉर्नर की अंदर जो है डैश। ये डैश का मीनिंग तो भैया क्या होता है, एक्चुअली वो बाहर होता है, वो आपसे दूर होता है। मगर कई रेफरेंस बुक मैंने ऐसे देखा है, बहुत जो पुरानी है, लेटेस्ट रेफरेंस बुक में तो कभी आपको देखने मिलेगा ही नहीं ऐसा। डैश जो है ना उसको कॉर्नर के अंदर लिखा होगा, मगर वेज को कभी भी कॉर्नर के अंदर मत लिखिएगा। वेज डैश का मीनिंग आगे पीछे होता है। फिर से सही तरीका उसका जो होता है वो आप इसको नीचे लिखो ऊपर लिखो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, मगर कभी भी कॉर्नर के अंदर मत लिखिएगा उसको। चलो दूसरी बात, वेज डैश को रोटेशन देने से क्या होता है, यहां पे देखिएगा। यहां पे मान लो A है, यहां पे B है, यहां पे मान लो आपको दिया गया C, यहां पे मान लो आपको दिया गया है D। चलो इसका यदि हमने रोटेशन दे दिया, इसको रोटेशन देने से क्या होगा, 180 हमने रोटेशन दे दिया। दूसरी बात बता दो भैया आपको कि वेज डैश को आप कोई भी रोटेशन दे सकते हो, आउट ऑफ प्लेन, इन प्लेन। अब ये आउट ऑफ प्लेन क्या है, इन प्लेन क्या है, वो सब इन डिटेल में पढ़ेंगे, मगर यहां पे देख लीजिएगा। यदि आपने इसको रोटेशन दे दिया, मैं एक आपको मॉडल से पढ़ाता हूं, चलो देख लीजिएगा, एक मॉडल से मैं आपको बताऊंगा यहां पे। चलो वेट फॉर 1 मिनट। चलो ये देखिएगा, आपको ये वेज डैश वाला पार्ट में पढ़ा रहा हूं। मान लो ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको दे रखा है यहां पे, चलो मैं 3D में जैसा यहां पे मैंने ड्रॉ किया वैसा ही ड्रॉ कर रहा हूं। चलो देखिएगा, यहां पे ये जो वैलेंसी हो A वैलेंसी है और ये जो वैलेंसी हो B वैलेंसी है, ग्रीन वाली, ठीक है। ये जो है वो A वैलेंसी है, ये जो है वो B वैलेंसी है। ये वेज जो है, वेज मतलब ये आपके साइड आ रहा है, बॉल देख लीजिएगा, ये आपके साइड आ रहा है, और ये जो है D ये आपसे दूर जा रहा है, ठीक है। अब इसका हम यदि 180 रोटेशन करें, ये देख लीजिएगा, ये जो है इस साइड जा रहा है, इसका हम यदि ऐसे रोटेशन करेंगे ना भैया, तब ये इस साइड जाएगा, ठीक है। सो पहले जो था ये राइट साइड था, आपकी राइट साइड था, ये जब रोटेशन में करूंगा तब ये लेफ्ट साइड आ जाए।
मगर यहाँ पे ये देखिएगा, ये जो वेज है ना, वेज आपकी तरफ जो आ रहा है ना, मैं इसको पकड़ के ही रखता हूँ, जब रोटेशन देंगे तब देख लीजिएगा ये कहाँ पे चला गया। रोटेशन देने से ये वेज वाला पार्ट जो है डैश हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपको डैश दिखाई दे रहा है वो पीछे वाला जो पार्ट है देखिएगा यहाँ पे आगे आ जाएगा। सो रोटेशन देने से याद रखिएगा प्रिंसिपल चेंज जो है वो तो चेंज होगी, यहां पे ये राइट साइड है, यहां पे ये लेफ्ट साइड हो जाएगी देख लीजिएगा, और जो वेज वैलेंसी होगी वो डैश चली जाएगी, डैश वैलेंसी होगी वो वेज आ जाएगी। सो फिर से आपको बता दो भैया, यहां पे वेज डैश जो है आपको ये मॉडल से भी समझ में आ गया, ऐसे भी समझ में आ जाएगा। यदि आपके पास मॉडल नहीं है फिर भी आपको ये समझ में आता ही होगा कि यदि इसको हमने 180 रोटेशन दे दिया, ए तो उसकी जगह पे ही रहेगा, मगर बी जो राइट साइड जा रहा है वो लेफ्ट साइड आ जाएगा, और यहां पे जो वेज वैलेंसी है वो डैश हो जाएगी, और डैश वैलेंसी वो वेज हो जाएगी। फिर से 180 रोटेशन देने से पहले तो प्रिंसिपल चेन राइट साइड जा रही है, फिर वो लेफ्ट साइड हो जाएगी, वेज वैलेंसी डैश हो जाएगी, डैश वैलेंसी वेज हो जाएगी। फिर से बोल रहा हूं मैं, रोटेशन देने से वेज जो है वो डैश हो जाएगा, डैश जो है वो वेज हो जाएगा, 180 रोटेशन होना चाहिए, ठीक है। और ये दोनों को भैया होमोमर्स कहते हैं, ये दोनों एक ही बात है, रिलेशनशिप की बात आएगी ही आगे। होमोमर मतलब इसको आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब दोनों सेम ही है, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, एक ज, इसको समझने की जरूरत नहीं है, जिस को यह समझ में आता है वो समझिएगा, उसके अलावा ये 3 लिखे हुए उसको ही सिर्फ याद रखिएगा। अरे खमजाई से શું કહું છું, આને નો ધ્યાન रखता, एक જ એટલે બે एक જ છે એમ, ये दोनों एक ही है, दोनों सेम ही है, इसको सिर्फ मैंने रोटेशन दे दिया। यदि ऐसे में खड़ा हूं, ये मेरा नाम अजुड़िया योगेश होगा, यदि ऐसे रोटेशन करके आऊंगा तब ये योगेश अजुड़िया हो जाएगा, अजुड़िया योगेश में से योगेश अजुड़िया हो जाएगा, ठीक है। मगर वो तो दोनों एक ही है ना, एक ही बात रहेगी। वो रोटेशन देने से कंपाउंड चेंज नहीं होता, फिर से रोटेशन देने से कंपाउंड चेंज नहीं होता, रोटेशन देने से सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, वेज होगा वो डैश होगा, डैश होगा वो वेज हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, प्रिंसिपल चेन राइट है फिर लेफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट है वो राइट, मगर कंपाउंड एज इट इज रहेगा। कंपाउंड एज इट इज रहता है उसको होमोमर बोलते हैं, या तो इसको आइडेंटिकल बोलते हैं, बोथ आर सेम, एक ही कंपाउंड है, एकज का मतलब है एक ही कंपाउंड है दोनों। चलो और रोटेशन देते हैं, यहां पे देख लीजिएगा, मान लो आपको ऐसे दिया गया है, यहां पे वेज है, यहां पे डैश है, यहां पे मान लो 1 दिया गया है, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4। इसको यदि हमने 180 रोटेशन दे दिया, देख लीजिएगा, ऐसे यदि 180 रोटेशन दे दिया, ऐसे रोटेशन दोगे तब 1 जो है लेफ्ट में से राइट चला जाएगा, और जो राइट है वो लेफ्ट आ जाएगा। और यहां पे जो है हम वेज डैश को कॉर्नर की बाहर लिखेंगे, वेज इस साइड लिखो या तो इस साइड लिखो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, एंगल के अंदर मत लिखिएगा भाई, एंगल के अंदर कभी नहीं लिखना आपको। यहां पे 3 नंबर जो वेज है उसको रोटेशन देने से क्या हो जाएगा, 3 जो है वो डैश में चला जाएगा, और 4 जो है डैश में वो वेज में आ जाएगा। रोटेशन देने से प्रिंसिपल चेन पहले तो चेंज होगी, 1 जो है राइट है फिर लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट है फिर राइट हो जाएगा, वेज वाला पार्ट डैश हो जाएगा, डैश वाला पार्ट वेज हो जाएगा। और रोटेशन देने से कंपाउंड चेंज नहीं होता, रोटेशन से ये होमोमर्स ही रहेंगे, होमोमर्स मतलब आइडेंटिकल ही रहेंगे, वो दोनों एक ही कंपाउंड है, वो दोनों अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक ही कंपाउंड है, इसलिए इसको होमोमर बोला जाता है, ठीक है। चलो उसके बाद ये दोनों कंपाउंड के बीच में रिलेशनशिप कौन सा है मुझे बता दीजिएगा, आंसर बता दीजिएगा। यहां पे सी है, यहां पे डी है, ठीक है। ये दोनों को एक ही बोलेंगे या अलग अलग बोलेंगे? यदि दोनों एक ही है फिर रोटेशन देने से एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलो सोचिएगा, दोनों कंपाउंड एक ही है या अलग अलग है? इसको यदि आप रोटेशन दोगे, सबसे पहले प्रिंसिपल चेंज मैच करनी है, ये राइट साइड है ये लेफ्ट साइड है, सबसे पहले इसको रोटेशन देना है। इसको रोटेशन दोगे तब ए जो है देख लीजिएगा, ए तो ऊपर का ऊपर ही रहेगा, बी जो है राइट साइड उसमें से लेफ्ट साइड आ जाएगा, और यहां पे लिखिएगा, चलो ये सी वेज में है, रोटेशन देने से सी डैश में चला जाएगा, ये डी डैश में है। अब ये दोनों आपको एक जैसे लग रहे हैं, एक जैसा नहीं है, ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है भैया, ये दोनों एक दूसरे के पेयर ऑफ इनएंशियोमर्स है, मिरर इमेज मिल रही है, देख लीजिएगा।
ये दोनों एक दूसरे के होमोमर है, ये दोनों होमोमर है, होमोमर्स मतलब आइडेंटिकल, ये दोनों सेम ही है, क्योंकि रोटेशन देने से वेज वाला डैश, डैश वाला वेज, मगर ये दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे का जो है वो इनेंशियोमर है। फिर से वेज डैश में आपको सिर्फ इतना ही याद रखिएगा, रोटेशन देने से वेज का डैश हो जाएगा, डैश का वेज हो जाएगा। रोटेशन देने से कंपाउंड चेंज नहीं होगा, वो दोनों एक ही रहेंगे, आइडेंटिकल ही रहेंगे। इसको रोटेशन देने से ये वाला नहीं बन रहा है, फिर ये दोनों एक नहीं है, फिर दोनों एक नहीं है, फिर क्या है, ये दोनों एक दूसरे के पेयर ऑफ इनेंशियोमर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये तो हो गया एक कर्नल सेंटर की बात, अब दो कर्नल सेंटर की बात कर रहा हूं मैं। देखिएगा यहां पे, और दूसरी बात बता दो भैया, ये तो मैं ऐसा बोल रहा हूं, एक कर्नल सेंटर की बात कर रहा था, अब दो कर्नल सेंटर की बात, मगर यहां पे एक बात याद रखिएगा, यदि वेजडेस कहीं पे भी है, फिर ऐसा नहीं है वेजडेस होगा तब ये कर्नल सेंटर ही होगा। हम मीथेन जो है ना, मीथेन, सबसे पहले ये देख लीजिएगा, मान लो यहां पे मीथेन, यहां पे H, यहां पे H, ऐसे भी लिख सकते हैं मीथेन को हम। चारों वैलेंसी सेम होती है मीथेन की, चारों वैलेंसी सेम है, ये थोड़ी ना कर्नल सेंटर हुआ। इसलिए वेजडेस जब आएगा तब ऐसा मत सोचिएगा वो कर्नल सेंटर, कर्नल सेंटर का तो मीनिंग क्या होता है, चारों वैलेंसी यदि उसकी अलग अलग है तब उसको हम कर्नल सेंटर बोलते हैं। वेजडेस और कर्नल सेंटर के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। ठीक है, चलो, और दोनों के बीच में फर्क है, देख लीजिएगा। यहां पे हम वेजडेस कहां पे लिखेंगे, चलो फिर से, ये जो है यहां पे यदि वेजडेस हमें लिखना है, फिर कैसे लिखेंगे, यहां पे वेजडेस है, कैसे लिखना है देख लीजिएगा। यहां पे एंगल बन रहा है, सो एंगल की बाहर की साइड ही वेजडेस लिखना है। अब वेज नीचे लिखो या तो ऊपर लिखो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। चलो यहां पे वेज मैंने नीचे लिखा है, यहां पे मैं वेज ऊपर लिखूंगा, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, मगर यहां पे एंगल की अंदर मत लिखिएगा। चलो यहां पे एंगल बन रहा है, उसकी बाहर ही लिखेगा वेजडेस, और वेज को नीचे लिखो या तो ऊपर लिखो, उससे कुछ नहीं। यहां पे नीचे लिखा है, यहां पे मैं ऊपर लिखूंगा, कोई भी चलेगा, मगर एंगल की अंदर ये जो एंगल बन रहा है उस तरफ मत लिखिएगा, एंगल की बाहर ही लिखना है आपको। ठीक है, अब ये दोनों को क्या कहते हैं देखिएगा। यहां पे जो ये प्रिंसिपल चेन आपको दिखाई दे रही है, ये प्रिंसिपल चेन, दोनों प्रिंसिपल चेन, ये दोनों वैलेंसी जो है सेम साइड है, इसलिए इसको साइन पेरिप्लानर बोला जाता है, साइन पेरिप्लानर बोला जाता है इसको। और यहां पे देख लीजिएगा, ये प्रिंसिपल चेन में एक वैलेंसी राइट जा रही है, एक वैलेंसी लेफ्ट जा रही है, इसलिए ऑपोजिट है, इसलिए इसको एंटी पेरिप्लानर बोला जाता है, एंटी पेरिप्लानर बोला जाता है इसको। दूसरी बात, सिग्मा बॉन्ड जो है, दोनों सिग्मा बॉन्ड सेम साइड है, इसलिए इसको सिसोइड फॉर्म भी बोला जाता है, और यहां पे ऑपोजिट है, इसलिए ट्रांसोइड फॉर्म भी बोला जाता है इसको। सिस एंड ट्रांस, ध्यान से सुनिएगा, सिस एंड ट्रांस डबल बॉन्ड के लिए यूज होता है। फिर से, सिस एंड ट्रांस डबल बॉन्ड के लिए यूज होता है, मगर सिसोइड एंड ट्रांसोइड जो है वो सिग्मा बॉन्ड के लिए यूज होता है। सिसोइड बोल रहा हूं मैं, सिस नहीं बोल रहा हूं। जो ये सिसोइड है, या सिसोइड एंड ट्रांसोइड है, वो सिग्मा बॉन्ड के लिए यूज होता है, मगर सिस एंड ट्रांस जो होता है वो डबल बॉन्ड के लिए यूज होता है। ठीक है, जनरली। अब देखिएगा यहां पे ये साइन सेम साइड है, इसलिए साइन पेरिप्लानर सिसोइड। अब हम आगे पढ़ेंगे इसका, ये एक्चुअली इक्लिप्स फॉर्म है, और ये जो है ना, ये एक्चुअली स्टेगर्ड फॉर्म है। अब इक्लिप्स किसको कहा जाता है, स्टेगर्ड किसको कहा जाता है, वो अभी हम न्यूमन में पढ़ेंगे। मगर सेम साइड वैलेंसी है तब वो इक्लिप्स फॉर्म होगा, ऑपोजिट साइड वैलेंसी है तब वो स्टेगर्ड फॉर्म होगा। सबसे ज्यादा हमें जरूरत पड़ेगी साइन पेरिप्लानर, एंटी, सेम साइड साइन पेरिप्लानर, ऑपोजिट साइड एंटी पेरिप्लानर। एंटी पेरिप्लानर को ट्रांसोइड भी कहा जाता है, स्टेगर्ड फॉर्म होता है वो। साइन पेरिप्लानर वो सिसोइड फॉर्म, वो एक्चुअली इक्लिप्स भी होता है। ठीक है, सो ये जो हमने पढ़ा वो वेजडेस वाला कंसेप्ट पढ़ा। वेजडेस के बाद हेडिंग लगा दीजिएगा न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। चलो इसमें न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में सबसे पहले लिखेगा, इट इज ए 2D रिप्रेजेंटेशन, इट इज ए
2D रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअली ये 2 डायमेंशनल में होता है। चलो उसके बाद लिखिएगा 2D रिप्रेजेंटेशन के बाद लिखिएगा इट इज ए फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन। मैं जो लिखा रहा हूं भैया वो परफेक्ट लिखना। न्यूमैन में सबसे पहला वो जो होता है, न्यूमैन में वो 2D रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको 2D रिप्रेजेंट करते हैं और उसको फ्रंट से जोड़ते हैं। देख लीजिएगा कैसे, जो भी यहां पे आपको ये दिखाई दे रहा है एग्जैक्ट सामने से आप देख रहे हो, ये जो है इसको सामने से देख रहे हो। मैं पूरा पहले यहां पे आपको पढ़ा देता हूं, उसके बाद ही हम ड्रॉ करेंगे इसको। ये ग्रीन जो वैलेंसी है ना, ग्रीन वैलेंसी, ये एक्चुअली प्रिंसिपल चेन है, समझ लीजिएगा। ग्रीन वाली जो है वो प्रिंसिपल चेन है, समझ लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पे सामने से आपको देखना है, एग्जैक्ट सामने से। ये ग्रीन के पीछे एग्जैक्ट ये ग्रीन आ रहा है, ये येलो के पीछे थोड़ा येलो आ रहा है, ये येलो के पीछे येलो आ रहा है, एक दूसरे के पीछे छुपे हुए हैं, तब उसको इक्लिप्स, इक्लिप्स मतलब आपको पता है ना, ग्रहण जिसको बोला जाता है, ग्रहण। ये सोलर इक्लिप्स, मून इक्लिप्स याद कीजिएगा, एक दूसरे के पीछे छुप जाना। इक्लिप्स का मतलब एक दूसरे के पीछे छुप जाना। ये ग्रीन के पीछे जो छुपा हुआ है, ये ग्रीन थोड़ा सा ही दिख रहा है, मगर ऐसा मत बोलिएगा सर ये तो मुझे दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है वो चलेगा, ठीक है। इसके पीछे एग्जैक्ट ये है, येलो के पीछे एग्जैक्ट येलो है, ये येलो के पीछे एग्जैक्ट येलो, ये रेड के पीछे एग्जैक्ट रेड है। इसको बोला जाता है, सामने से ही देख रहे हो आप, इसको बोला जाता है न्यूमैन इक्लिप्स फॉर्म। क्या बोला जाता है भैया? न्यूमैन इक्लिप्स फॉर्म। फ्रंट से देख रहे हो तब। दूसरी बात, यदि इसको ऐसे हमने रोटेशन करके ऐसे रख दिया, देख लीजिएगा ये ग्रीन है, उसके पीछे एग्जैक्ट ये ग्रीन आ रहा है, येलो के पीछे ये येलो आ रहा है, वो येलो के पीछे वो येलो आ रहा है, इसलिए इसको भी हम इक्लिप्स फॉर्म ही बोलेंगे। और सामने से देख रहे हो इसलिए इसको न्यूमैन इक्लिप्स फॉर्म ही बोला जाएगा। दूसरी बात, चलो सामने से देख रहे हो आप, इसको बोला जाएगा न्यूमैन इक्लिप्स फॉर्म। अब मान लो मैंने पीछे वाले को रोटेशन दे दिया 180 रोटेशन, देख लीजिएगा ऐसे 180 रोटेशन दे दिया। अब आप सामने से यदि इसको देख रहे हो तब देख लीजिएगा ये जो ग्रीन है ऊपर जा रहा है, ये ग्रीन जो है नीचे आ रहा है। प्रिंसिपल चेन में एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे, मतलब एंटी पेरिप्लानर हो गई है। एंटी पेरिप्लानर जो होता है वो स्टैगर्ड फॉर्म होता है। आपको सब वैलेंसी दिख रही है, ये ग्रीन भी दिख रहा है, ये ग्रीन भी दिख रहा है, ये येलो भी दिख रहा है, ये येलो भी दिख रहा है, वो आगे वाला येलो दिख रहा है, ये पीछे वाला, सब वैलेंसी आपको दिख रही है सिवाय ये रेड के अलावा। ये वाला जो फॉर्म है उसको स्टैगर्ड बोलते हैं। फिर से ये वाला जो फॉर्म है एक दूसरे के पीछे छुप जाना, इसको इक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं। फिर से ये स्टैगर्ड फॉर्म है, न्यूमैन स्टैगर्ड पूरा बोलना। इसको यदि रोटेशन दी दिया फिर ये क्या हो जाएगा? न्यूमैन इक्लिप्स हो जाएगा, न्यूमैन इक्लिप्स। इसको न्यूमैन स्टैगर्ड बोलेंगे। आगे वाला जो है ये आगे वाला कार्बन, फ्रंट कार्बन, इसको बोलेंगे फ्रंट कार्बन और इसको बोलेंगे बैक कार्बन। फिर से ये जो है फ्रंट कार्बन है ये वाला, और ये वाला जो है वो बैक कार्बन है। दोनों ग्रीन ऊपर की साइड है तब ये साइन पेरिप्लानर है, ये इक्लिप्स फॉर्म है। दोनों ग्रीन वैलेंसी जो है नीचे है, ये साइन पेरिप्लानर है, ये इक्लिप्स फॉर्म है। मगर एक जो है वो अप है, देख लीजिए, एक जो है ग्रीन अप है, दूसरा जो है डाउन, तब इसको स्टैगर्ड फॉर्म बोला जाता है। या तो ऐसा है, एक जो है आगे वाला फ्रंट का ग्रीन है वो नीचे है, बैक का ग्रीन है ऊपर है, इसको एंटी पेरिप्लानर मतलब इसको स्टैगर्ड फॉर्म बोला जाता है। इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे? सबसे पहले देख लीजिएगा, मैं सबसे पहले इक्लिप्स फॉर्म को ड्रॉ करता हूं पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ। देखिएगा भैया यहां पे सबसे पहले तो इसको राउंड, न्यूमैन में ऐसे राउंड कार्बन ड्रॉ किया जाता है। अब ये डॉट जो है ना, डॉट और राउंड, ये दोनों रेड कार्बन है। फिर से जो मैंने राउंड वाला किया और डॉट वाला किया वो दोनों रेड कार्बन है। अब कौन सा है वो आगे वाला रेड जो है उसको, रेड को हम डॉट लिखेंगे या तो राउंड लिखेंगे, पीछे वाले को डॉट लिखेंगे या तो राउंड लिखेंगे। उसके लिए देख लीजिएगा, मान लो इसको मैंने बड़ा कर दिया, बहुत साइज इसकी बढ़ा दी, तब पीछे वाला आपको दिखाई देगा या नहीं देगा? इसकी साइज मैंने मान लो बढ़ा दी, तब पीछे वाला आपको नहीं दिखेगा। इसलिए अब पीछे वाले को यदि देखना है हमें, फिर आगे वाला जो फ्रंट है ना उसको आपको डॉट लिखना पड़ेगा। फ्रंट वाले को डॉट यदि छोटा कर दोगे तब पीछे वाला आपको दिखाई देगा। इसलिए ऑलवेज याद रखेगा, ये डॉट जो है ना, डॉट वो फ्रंट कार्बन है और ये जो राउंड है वो बैक कार्बन है। फिर से ये डॉट है वो फ्रंट कार्बन है और जो ये राउंड है वो बैक कार्बन है। इसलिए यहां पे दूसरी बात,
चलो इसकी वैलेंसी लिखता हूं मैं, ये फ्रंट कार्बन की वैलेंसी, ये फ्रंट कार्बन की वैलेंसी, ये फ्रंट कार्बन की वैलेंसी। ये जो डॉट है वो एक्चुअली फ्रंट कार्बन है। इसके पीछे मान लो कोई ऐसी वैलेंसी है, डैश डैश डैश, डैश का मतलब बैक साइड, डैश का मतलब बैक साइड। यहां पे मैं वैलेंसी लिख लेता हूं, मान लो यहां पे हाइड्रोजन दिया गया, ये हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन एक्चुअली दिखाई नहीं देता, मैं ये येलो जो मैं लिख रहा हूं वो एक्चुअली दिखाई नहीं देते, मगर वो पीछे है, ठीक है। आपको समझ में आया इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। ये जो मैंने फॉर्म ड्रॉ किया वो एक्चुअली इक्लिप्स फॉर्म है। फिर से डॉट जो होता है वो फ्रंट कार्बन होता है, राउंड जो होता है वो बैक कार्बन होता है। इसका दूसरा तरीका, इक्लिप्स फॉर्म का दूसरा तरीका, फिर से ये डॉट जो होता है वो फ्रंट कार्बन होता है, राउंड जो होता है वो बैक कार्बन। ऐसे हाइड्रोजन की वैलेंसी अप मैंने लिखी थी, वैसे मैं डाउन लिख सकता हूं। जब ये डाउन होगा तब इसका वी शेप ऐसे अप होगा, ठीक है, ऐसे वी शेप लिखा जाता है, यहां पे एच, यहां पे एच। इक्लिप्स फॉर्म में इसके पीछे डैश होता है, इसके पीछे लिखा जाता है, इसके पीछे लिखा जाता है। आप ये डैश वाला इस साइड लिखो या तो इस साइड लिखो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, डैश का मतलब तो होता है पीछे। ये जो दोनों फॉर्म है वो इक्लिप्स फॉर्म है। और फिर से यहां पे बता दूं भैया, ये जो आपको डॉट दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन है। और जो ये राउंड वाला जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली बैक कार्बन होता है। राउंड को बैक कार्बन लिखना है आपको, जो डॉट है उसको फ्रंट कार्बन लिखना है। ये तो दोनों हो गए इक्लिप्स फॉर्म। दूसरी बात, अब चलो ये जो न्यूमैन इक्लिप्स है उसमें मैंने मान लो बैक कार्बन को 180 रोटेशन दे दिया, बैक कार्बन को, तब ये वाला जो फॉर्म है वो कौन सा हो गया, स्टैगर्ड फॉर्म हो गया। फिर से बैक को 180 दिया था, उसके बदले मैंने फ्रंट को यदि 180 रोटेशन दिया, फिर भी ये स्टैगर्ड फॉर्म बन जाएगा। चलो मैं स्टैगर्ड फॉर्म ड्रॉ कर रहा हूं, देख लीजिएगा यहां पे स्टैगर्ड फॉर्म। ये जो राउंड है, राउंड वाला बैक कार्बन, ये जो डॉट है वो फ्रंट कार्बन। इसकी वैलेंसी अप, तब ये दोनों वैलेंसी ऐसे वी शेप में डाउन में आएगी, ठीक है। और ये जो राउंड वाला है वो अप फ्रंट कार्बन है। चलो ये बैक जो आपको दिखाई दे रहा है उसको 180 रोटेशन दे दिया, तब ऐसे आएगा, तब तो आपको सारी वैलेंसी दिखाई देगी। और दूसरी बात बता दूं, इसको भैया ये आप येलो लिख रहे हो ना, उसको यहां तक मत लिख लीजिएगा, ऐसे मत लिख लीजिएगा, अंदर तक आपको नहीं लिखना है, आपको ऐसे नहीं लिखना है, वो गलत हो जाएगा यदि ऐसे लिखा तो आपने। ये जो वैलेंसी है ना ये लो, उसको ये राउंड तक ही लानी है, राउंड वैलेंसी है तक, वहां तक ही लानी है, क्योंकि वो बैक कार्बन की वैलेंसी है। अब सारी वैलेंसी यदि यहां पे लिख दी तब कार्बन की सारी वैलेंसी थोड़ी ना ये कार्बन की होती है, कार्बन की तो 4 ही वैलेंसी होती है। चलो ये जो फॉर्म हो गया वो स्टैगर्ड फॉर्म हो गया। अब इसमें देखिएगा, ये जो आपको फॉर्म दिखाई दे रहा है उसमें मैं आपको ऐसे रोटेशन दे रहा हूं, देख लीजिएगा। यहां पे ये राउंड जो है बैक कार्बन, डॉट है वो फ्रंट कार्बन। यहां पे अप थी फ्रंट कार्बन की, यहां पे डाउन लिख रहा हूं। जब डाउन लिखेंगे तब ये वी शेप अप आएगा, ये जो है फ्रंट कार्बन है। और यहां पे जो है पीछे वाला कार्बन है वो एज इट इज, उसको सिर्फ आपको राउंड तक ही लाना है। सो देख लीजिएगा, ये हो गए दोनों न्यूमैन इक्लिप्स, ये जो दोनों हो गए न्यूमैन स्टैगर्ड हो गए। अब कई बार जो कैसा क्या होता है मैं आपको बता दूं, कई बार आपको ये स्टैगर्ड में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर कभी कभी ये जो इक्लिप्स फॉर्म है ना उसको आपको ऐसे दिया जाएगा एग्जाम में। सबसे पहले फ्रंट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फ्रंट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फ्रंट तो जैसा है वैसा ही रहेगा। मगर कभी कभी याद रखिएगा, ये जो बैक वाली वैलेंसी है ना, ये बैक वाली वैलेंसी येलो जो आपको दिखाई दे रही है, उसको ऐसे दिया होगा, यहां पे ऐसे, इससे पीछे निकलेगा, देख लीजिएगा इसके एग्जैक्ट पीछे निकल रहा है, यहां पे ऐसे दिया होगा आपको एग्जाम में। कई बार इक्लिप्स को, ये दोनों एक ही बात है भैया, ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। ये जो सारे हैं वो न्यूमैन इक्लिप्स है, और ये जो दोनों है वो न्यूमैन स्टैगर्ड फॉर्म है। इसके नीचे लिखिएगा पूरा का पूरा। सो फ्रेंड्स, अच्छी तरह से याद रखिएगा, कई बार ऐसा नहीं ड्रॉ किया होगा तब ऐसा ड्रॉ किया होगा। पहली नजर में तो आपको क्या लगेगा, ये जो है ना
वो न्यूमैन स्टैगर्ड दिया, आपको एच दिखाई दे रहा है इसलिए आपको न्यूमैन स्टैगर्ड दिखेगा। मगर स्टैगर्ड में देख लीजिएगा यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल होता है स्टैगर्ड में। यहाँ पे आपको ये दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल दिखाई दे रहा है। स्टैगर्ड फॉर्म और ये इक्लिप्स फॉर्म दोनों को अच्छी तरह से देखेगा। कभी कभी ऐसा होता है डैश में नहीं दिया होगा, आपको ये जो हाइड्रोजन है ना वो पीछे से ऐसे निकाला होगा, इसके पीछे से ऐसे निकाला होगा, इसके पीछे से ऐसे निकाला होगा, यहाँ पे भी इसके पीछे से ऐसे निकाला होगा। सो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ये जो है स्टैगर्ड है, ये जो है स्टैगर्ड नहीं है, ठीक है। डॉट को फ्रंट कार्बन कहते हैं, राउंड को बैक कार्बन कहते हैं। ये बैक कार्बन की वैलेंसी जो है वो बैक कार्बन तक ही आनी चाहिए, अंदर तक यहां तक मत लाएगा सारी वैलेंसी, नहीं तो फ्रंट कार्बन की हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये जो है फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन, इसको 2D रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। ये जो है वो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है ये, ठीक है। एक बार पॉज करके लिख लीजिएगा इसको, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। चलो इसके बाद नेक्स्ट सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, हेडिंग लगा दीजिएगा सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, सोहर्स मतलब, हॉर्स मतलब यार आपको पता ही ना, हॉर्स मतलब घोड़ा, उसके जैसे दिखना, उसके जैसे दिखना। आपको यहां पे जब मैं ड्रॉ करूंगा, यदि आप ड्रॉ करोगे तब आपको वो हॉर्स जैसा नहीं दिखेगा, मगर वो थोड़ा सा जो है वो उसका कार्टून बनेगा, ये हॉर्स का ये कार्टून बनेगा। आप गूगल में जाके सो हॉर्स देखेगा, उसमें कई बार कैट भी दी होगी, उसमें कैट यानी बिलाड़ी दी होगी, और कई बार ये हॉर्स दिया होगा। ये थोड़ा सा जो है हॉर्स जैसा दिखना, इसलिए उसको सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। ये कोई साइंटिस्ट नहीं है, ये कोई साइंटिस्ट नेम नहीं है, ठीक है। इसको पहले तो हमें एक काम कीजिएगा, सेंटेंस लिखिएगा, मैं 3D में समझाता हूं, उसके बाद 2D में ड्रॉ करता हूं। पहले एक काम कीजिएगा, आप सेंटेंस लिखिएगा इसमें, इट इज ए 3D रिप्रेजेंटेशन। न्यूमैन था वो 2D था, ये 3D रिप्रेजेंटेशन, इट इज ए 3D रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद लिखेगा इट इज ए साइड व्यू रिप्रेजेंटेशन, इट इज ए साइड व्यू रिप्रेजेंटेशन। चलो अब देखिएगा, सामने से यदि इसको देख रहे हो आप, सामने से यदि देख रहे हो आप, इसको हम बोलेंगे न्यूमैन इक्लिप्स बोलेंगे। यदि फ्रंट से देख रहे हो तो आप, ये न्यूमैन इक्लिप्स है, ये भी न्यूमैन इक्लिप्स है, ये भी न्यूमैन इक्लिप्स ही रहेगा। इसको यदि रोटेशन दे दिया हमने तब ये हो गया न्यूमैन स्टैगर्ड। इसको यदि रोटेशन दे दिया फिर से तब ये होगा न्यूमैन इक्लिप्स फॉर्म। इसको यदि ऐसे रोटेशन दे दिया तब ये होगा स्टैगर्ड फॉर्म, ये होगा न्यूमैन इक्लिप्स फॉर्म, ये होगा न्यूमैन स्टैगर्ड फॉर्म। अब आपको इसमें से बनाना है सोहर्स कंपाउंड। एक ही है, सिर्फ इसको देखने का तरीका अलग अलग होता है, इसका देखने का जो डायरेक्शन होता है वो अलग होता है। ध्यान से रखिए, ये जो है फ्रंट कार्बन, ये वाला है बैक कार्बन। सबसे पहले इसको यदि आपको सोहर्स में कन्वर्ट करना है तब ये फ्रंट कार्बन को टारगेट करना है। जो आपको फ्रंट कार्बन दिखाई दे रहा है ना भैया, ये वाला फ्रंट कार्बन, सबसे पहले उसको आपकी जो लेफ्ट साइड है वो उस तरफ घुमाना है। फिर से, ये जो फ्रंट कार्बन है उसको लेफ्ट साइड घुमाना है, आप राइट साइड नहीं घुमा सकते हो। फ्रंट कार्बन को पहले लिख दीजिएगा, फ्रंट कार्बन को कभी राइट साइड नहीं घुमा सकते हो सोहर्स में। फ्रंट कार्बन को सबसे पहले लेफ्ट में ही घुमाना है, उसके बाद ऐसे कर देना है, नीचे रख देना है। फिर से फ्रंट कार्बन को लेफ्ट में घुमाना है, उसके बाद ऐसे नीचे रख दीजिएगा। आप ये जो मॉडल है उसको आप साइड में से देख रहे हो, साइड में से देख रहे हो, इसलिए इसको साइड व्यू रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ये जो है साइड व्यू रिप्रेजेंटेशन हो गया। फिर से फ्रंट वैलेंसी जो है, फ्रंट वैलेंसी उसको आप पहले लेफ्ट घुमाएगा, उसके बाद ऐसे नीचे रख दीजिएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो साइड व्यू दिखाई दे रहा है, और इसको बोलते हैं हम सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिर से चलो, यदि इसको सामने से देख रहे हो आप, एग्जैक्ट सामने से, तब सामने से देख रहे हो, इसलिए ये जो होगा वो न्यूमैन होगा और ये इक्लिप्स फॉर्म होगा। आप सिर्फ ग्रीन को देखेगा, येलो मत देखेगा, ये 100% तो एग्जैक्ट मैच नहीं होगा ये मॉडल में। चलो देख जाएगा, ये 3D में देख रहे हो या 2D में, आप सामने से देख रहे हो और इसका यदि ड्रॉ किया जाए तब ये 2D रिप्रेजेंटेशन न्यूमैन बोला जाता है। मगर ये फ्रंट कार्बन को यदि आपने लेफ्ट घुमा दिया और ऐसे फ्रंट को यदि डाउन में कर दिया, तब ये जो साइड में से आप देख रहे हो
ये साइड में से देख रहे हो, इसको हम सोहोर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलेंगे। और ये दोनों ग्रीन देख लीजिएगा, दोनों ग्रीन सेम साइड है, इसलिए साइन पेरिप्लानर को बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म। फिर से सामने से देख रहे हो एग्जैक्ट, फ्रंट देख रहे हो इसलिए न्यूमैन, मगर फ्रंट कार्बन को लेफ्ट घुमाए और ऐसे डाउन कर दिया, तब ये साइड में से देख रहे हो अभी आप, तब इसको सोहोर्स इक्लिप्स फॉर्म बोला जाएगा। दोनों ग्रीन वैलेंसी सेम साइड है इसलिए। चलो, इसको सामने से देख रहे हो इसलिए इसको हम बोलेंगे न्यूमैन स्टैगर्ड फॉर्म। अब फ्रंट को यदि आपने लेफ्ट घुमाया और ऐसे डाउन कर दिया, तब इसको बोलेंगे सोहोर्स स्टैगर्ड। एक वैलेंसी देख लीजिए, ग्रीन ऊपर जा रही है और दूसरी ग्रीन जो है नीचे जा रही है। फिर से चलो, अभी ऐसे में स्टैगर्ड कर देता हूँ। फ्रंट वाली वैलेंसी जो नीचे जा रही है, बैक वाली वैलेंसी जो है ऊपर आ रही है। सामने से देख रहे हो इसलिए ये है न्यूमैन स्टैगर्ड, मगर ये फ्रंट कार्बन को यदि आपने लेफ्ट घुमा दिया और ऐसे डाउन कर दिया, तब ये जो हो जाएगी वो सोहोर्स स्टैगर्ड हो जाएगी। एक जो है ऊपर जा रही है, एक वैलेंसी जो नीचे आ रही है, इसलिए इसको हम स्टैगर्ड फॉर्म बोलेंगे। अब ये तो 3D में तो आपने समझ लिया, मगर ये 2D में आपको कैसे ड्रॉ करना है। चलो, मैं सबसे पहले आपको 2D पढ़ा देता हूं, 2D में आपको कैसे ड्रॉ करना है। यहां पे सबसे पहले फ्रंट कार्बन जो है मैं ड्रॉ कर रहा हूं, वो देखिएगा। फ्रंट कार्बन जो है ना, ये फ्रंट कार्बन, उसको ये बैक कार्बन से डाउन में रखना है। दोनों सेम साइड है, यहां पे देख लीजिएगा, दोनों सेम साइड है, इसलिए साइन पेरिप्लानर मतलब ये इक्लिप्स है। जब ये अप है तब वी शेप इसका डाउन रहेगा। जब ये अप है तब वी शेप डाउन, मतलब एक बॉन्ड के इस तरफ और एक बॉन्ड के इस तरफ। मैं 2 बार ये पढ़ाऊंगा आपको। पहले मैं कैसे ड्रॉ करता हूं देख लीजिएगा। ये दोनों अप इसलिए इक्लिप्स, दोनों डाउन है तब भी ये इक्लिप्स ही रहेगा, दोनों डाउन है तब भी ये इक्लिप्स ही रहेगा। मगर ये फ्रंट कार्बन है, देख लीजिएगा, ये डाउन है, ये बैक कार्बन है, वो थोड़ा अप रखना है आपको। ये डाउन है इसलिए वी शेप इसका अप रहेगा, ये डाउन है इसलिए इसका वी शेप अप रहेगा। इसको कहते हैं, ये डॉट वाले जो है, ये वाला जो है, ये जो है वो फ्रंट कार्बन है, उसको आपको नीचे लिखना है इसको। और ये वाला जो है वो एक्चुअली बैक कार्बन है, ये जो है वो बैक कार्बन रहेगा। ये दोनों है बैक कार्बन रहेंगे, ठीक है। फिर से चलो, मैं पूरा इक्लिप्स और स्टैगर्ड दोनों फिर से ड्रॉ करता हूं। यदि सेम साइड है, ये प्रिंसिपल चेन देख लीजिएगा, सेम साइड है, तब ये इक्लिप्स, या तो उसको कहा जाता है साइन पेरिप्लानर, या तो दोनों अप होगी या तो दोनों डाउन होगी, ठीक है। और ये वाला जो कार्बन है वो फ्रंट कार्बन रहेगा। दूसरी यहां पे देख लीजिएगा, एक वैलेंसी देख लीजिएगा अप जा रही है, दूसरी वैलेंसी देख लीजिएगा वो डाउन जा रही है, तब ये स्टैगर्ड फॉर्म है। या तो फ्रंट वाली डाउन है, बैक वाली अप है, ये स्टैगर्ड फॉर्म है। इसको एंटी पेरिप्लानर भी बोला जाता है। चलो, अब देखिएगा फिर से, दोनों सेम साइड अप, दोनों सेम साइड डाउन, तब ये इक्लिप्स, एक अप एक डाउन, या तो एक डाउन एक अप, तब ये दोनों स्टैगर्ड। अब ये अप है तब इसका वी शेप डाउन रहेगा, अप है तब वी शेप डाउन, मगर एक बॉन्ड की लेफ्ट साइड एक बॉन्ड की राइट साइड। चलो, ये डाउन है तब इसका वी शेप अप रहेगा, मगर एक बॉन्ड की राइट साइड एक बॉन्ड की लेफ्ट साइड। ये डाउन है तब वी शेप अप रहेगा इसका। चलो, ये अप है इसलिए वी शेप डाउन, ये डाउन है इसलिए वी शेप अप, ठीक है। चलो, ये डाउन है तब वी शेप अप, मगर एक बॉन्ड की राइट साइड एक बॉन्ड की लेफ्ट साइड। ये अप है फिर वी शेप इसका डाउन, एक बॉन्ड की लेफ्ट साइड एक बॉन्ड की राइट साइड। आपको ऐसे ड्रॉ करना है और प्रिंसिपल चेन को देख के आपको बताना है। ये दोनों सेम साइड है, ये भी दोनों सेम साइड, इसलिए इसको साइन पेरिप्लानर मतलब इसको इक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं। और ये दोनों ऑपोजिट है, इसलिए इसको एंटी पेरिप्लानर या तो इसको बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म, इसको बोला जाता है, स्टैगर्ड फॉर्म बोला जाता है। आपको आई होप कि आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। फ्रंट कार्बन को अच्छी तरह से याद रखिएगा। ये आपको जब ड्रॉ कर रहे हो तब ये डाउन पे देख लीजिएगा, यहां पे मैं ऐसी आपकी ये नोट्स की जो ये लाइन होगी, वहां पे फ्रंट कार्बन डाउन पे होगा, उसकी जो ऊपर लाइन होगी वहां पे बैक कार्बन होगा, ठीक है। फ्रंट कार्बन ऑलवेज नीचे होना चाहिए, बैक कार्बन जो है ऑलवेज ऊपर होना चाहिए। फ्रंट कार्बन को नीचे ड्रॉ करना है, बैक कार्बन को थोड़ा ऊपर ड्रॉ करना है, इसे क्रॉस में ड्रॉ करना है।
इसको सोहर्स क्यों बोलते हैं, फिर से इसको सोहर्स क्यों बोलते हैं देख लीजिएगा। यहां पे ये आपको इक्लिप्स दिखाई दे रहा है, यहां पे ये अप है, फिर ये डाउन होगा, ये अप है, फिर ये डाउन होगा। ये जो भैया है ये हॉर्स का, देख लीजिएगा यहां पे हॉर्स हो गया, ये दोनों इसकी आइज है, ये इसके दोनों कान है, और ये जो है इसकी पूंछ है। ये थोड़ा हॉर्स जैसा दिखता है, ये हॉर्स कार्टून जैसा थोड़ा दिखता है, इसलिए इसको सो हॉर्स, हॉर्स की तरह देखना है इसको, इसलिए इसको सो हॉर्स कहा जाता है। ये कोई साइंटिस्ट नेम नहीं है, ठीक है। सो एक बार कैसे मैंने ड्रॉ किया वो देख लीजिएगा, एक बार फिर से ये रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको सोहर्स इक्लिप्स और सोहर्स स्टैगर्ड कैसे ड्रॉ किया जाता है। वैलेंसी अप है, डाउन ड्रॉ करनी है, डाउन है तब अप ड्रॉ करनी है, फ्रंट कहाँ पे ड्रॉ करना है, बैक कहाँ पे ड्रॉ करना है, वो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। सो एक बार इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। चलो अब नेक्स्ट, ये सोहर्स के बाद हेडिंग लगा दीजिएगा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। चलो इसके बाद आपको हेडिंग लगाना है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। चलो इसमें हमें क्या करना है, ये होता क्या है, कैसे इसको ड्रॉ किया जाता है, मगर उसके जो थोड़े की पॉइंट्स है वो की पॉइंट्स लिख लीजिएगा। उसमें लिखिएगा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला इज ए 2D रिप्रेजेंटेशन, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला इज ए 2D रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद हियर वर्टिकल वैलेंसी इज ए प्रिंसिपल चेन, हियर वर्टिकल वैलेंसी इज ए प्रिंसिपल चेन। इसमें वर्टिकल जो वैलेंसी जो होती है वो प्रिंसिपल चेन होती है, ठीक है। की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, वो अच्छी तरीके से याद रखिएगा। वर्टिकल वैलेंसी, प्रिंसिपल चेन, ये मत भूलिएगा। उसके बाद हियर इन 3D फॉर्म वर्टिकल वैलेंसी लाइज अवे फ्रॉम द व्यूअर, इन ब्रैकेट लिख दीजिएगा डैश, एंड हॉरिजॉन्टल वैलेंसी लाइज टुवर्ड्स द व्यूअर, इन ब्रैकेट लिख दीजिएगा वेज। नेक्स्ट सेंटेंस, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑलवेज इन इक्लिप्स कन्फर्मेशन, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑलवेज इन इक्लिप्स कन्फर्मेशन, इट नेवर इन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, इट नेवर इन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ये ऑलवेज इक्लिप्स फॉर्म में ही होती है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कभी भी स्टैगर्ड फॉर्म में नहीं होती। चलो सबसे पहले ये इसको ड्रॉ कैसे किया जाता है देख लीजिएगा। ये हो गई फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये जो है इसका 2D फॉर्म है। इसका जो 3D फॉर्म होता है उसमें वर्टिकल वैलेंसी जो होती है भैया वो डैश फॉर्म में होती है वर्टिकल, और जो ये हमें हॉरिजॉन्टल वैलेंसी दिखाई देती है वो एक्चुअली वेज में होती है। वर्टिकल डैश, हॉरिजॉन्टल जो होती है वो वेज फॉर्म में होती है। मैं 3D में भी आपको बताऊंगा ये कैसे इसको, जो इसका एग्जिस्टेंस जो होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले मान लो यहाँ पे ए दे दो, बी सी डी, ये जो है ए बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, ये जो होती है आपको अच्छी तरह से दिखाई दे ही रहा है भैया। ये वर्टिकल वैलेंसी है वो कहाँ पे होगी, वो डैश में होगी। ये हॉरिजॉन्टल वैलेंसी जो है वो कहाँ पे होगी, वो वेज में होगी। और ये जो डैश में है वर्टिकल वैलेंसी, उसको प्रिंसिपल चेन भी कहा जाता है, प्रिंसिपल चेन भी कहा जाता है उसको, ठीक है। इसका 3D फॉर्म कैसे होता है देख लीजिएगा। हॉरिजॉन्टल दोनों वैलेंसी आपकी तरफ आएगी और वर्टिकल जो है आपसे दूर जाएगी। इसको कभी ऐसे मत ड्रॉ कीजिएगा कि जो वर्टिकल है वो आपकी तरफ और हॉरिजॉन्टल ऐसे तरफ, ऐसे कभी नहीं होगा। ये ऐसे कभी भी आपको इसको ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। मैं एक काम कीजिएगा, आपको ये 3D फॉर्म से शो कर रहा हूं, अच्छी तरह से देखिएगा ये 3D फॉर्म इसका। चलो यहाँ पे 3D फॉर्म यहाँ पे देख लीजिएगा। फिशर, इसका यदि हमें फिशर ड्रॉ करना है तब देख लीजिएगा, ये जो दोनों ग्रीन है ना, ग्रीन वो आपकी तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स द व्यूअर आ रहा है, और दोनों जो येलो है ना वो आपसे दूर जा रहा है। ये जो है एक्चुअली फिशर है, मगर ये जो है फिशर नहीं है, क्योंकि ये वर्टिकल, ग्रीन देख लीजिएगा वर्टिकल है ना, दोनों ग्रीन वर्टिकल, वो दोनों आपकी तरफ आ रहे हैं, और ये जो येलो है ना हॉरिजॉन्टल, ये आपसे दूर जा रहा है। ऐसा कभी फिशर मत ड्रॉ कीजिएगा। इसको फिशर कहा जाता है, इसको फिशर नहीं कहा जाता है। पहले तो ये समझ में आना ही डिफिकल्ट होगा आपके लिए। फिर से
इसको फिशर कहा जाएगा, इसको फिशर नहीं कहा जाएगा, इसको फिशर कहा जाएगा, इसको फिशर नहीं कहा जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसा मत बोले क्या सर तो ऐसे घुमा रहे थे और कभी कभी ऐसे बोल रहे थे फिशर इसको कहा जाता है, इसको बोल रहे हैं फिशर नहीं किया जाता है। फिर से देख लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में आपको पता होना चाहिए। ये ग्रीन देख लीजिएगा, ये ग्रीन दोनों हॉरिजॉन्टल वैलेंसी और येलो दोनों है वो वर्टिकल वैलेंसी है। वर्टिकल दोनों येलो है ना वो आपसे दूर जा रहा है, देख लीजिएगा वो दोनों आपसे दूर जा रहा है, और ये दोनों ग्रीन जो है वो आपसे नजदीक आ रहा है, टुवर्ड्स द व्यूअर। हॉरिजॉन्टल जो वैलेंसी होती है ना, हॉरिजॉन्टल वैलेंसी वो वेज में होनी चाहिए। वेज में मतलब आपकी तरफ होनी चाहिए, हमारी तरफ होनी चाहिए, और वर्टिकल है वो दूर होनी चाहिए हमसे। यदि आपने ऐसा कर दिया, ये ग्रीन दोनों देख लीजिएगा वर्टिकल है, ये येलो दोनों हॉरिजॉन्टल है। अब ये वर्टिकल किस तरफ आ रही है? वर्टिकल दोनों ग्रीन जो है वो आपकी तरफ आ रही है, और ये हॉरिजॉन्टल दोनों जो येलो है आपसे दूर जा रही है। इसको फिशर नहीं कहते भैया, ये गलत फिशर, ये रिवर्स फिशर इसको बोला जाता है। सही फिशर ये है, दोनों ग्रीन जो है ना हॉरिजॉन्टल वो आपकी तरफ होगी, दोनों वर्टिकल देख लीजिएगा दोनों येलो है आपसे दूर होगी। ये सही फिशर है, ये सही फिशर नहीं, इसको फिशर नहीं बोला जाता है। चलो जिसके पास पूरा कंसंट्रेशन हो, पूरा आईक्यू हो, देखिएगा इसको फिशर कहा जाता है, इसको फिशर नहीं कहा जाता। इसको फिशर कहा जाता है, इसको फिशर नहीं बोलते, इसको फिशर कहा जाता है, इसको फिशर नहीं कहा जाता है, इसको फिशर नहीं कहा जाता है, इसको फिशर। मेरा मेंटल लेवल है ना भैया सेट ही है, आप टेंशन मत लीजिएगा। आपको पता चल रहा है, आपके पास पूरा आईक्यू है, पूरा कंसंट्रेशन, तब जाके ही समझ में आएगा। वरना तो आप ऐसे बोलोगे घर जाके, घर पे ही हो गए ना अभी तो सर ऐसे ऐसे घुमा रहे थे कुछ बोल ऐसे नीले पीले लाल या सफ़ेद जो है लाए, सफ़ेद ये है ना, सफ़ेद वाइट हो गई है ये कुछ ऐसा लाया था, और ऐसे ऐसे घुमा रहे थे और बोल रहे थे ये फिशर है और ये फिशर नहीं है, ये फिशर है और ये फिशर नहीं है। चलो फिर से, ये फिशर नहीं है, ये फिशर है, ये फिशर नहीं है, इसको फिशर बोला जाता है। ये जो है वो फिशर है, ये जो है फिशर नहीं है, यह है जो है वो फिशर है। ये जो है वो फिशर है, मगर ये जो है वो फिशर नहीं है। ठीक है, फिर से ये हॉरिजॉन्टल वैलेंसी देख लीजिएगा, दोनों आपकी तरफ है, वर्टिकल वैलेंसी दोनों आपसे दूर है, तब ये फिशर है। ये फिशर नहीं है, इसको फिशर कहा जाएगा, इसको फिशर कहा जाएगा, मगर इसको फिशर नहीं कहा जाएगा। इन शॉर्ट हॉरिजॉन्टल वैलेंसी जो है आपसे नजदीक होनी चाहिए, वर्टिकल वैलेंसी आपसे दूर होनी चाहिए, तब इसको फिशर कह सकते हैं हम। ठीक है, चलो ये तो सिर्फ एक सेंटर की ही बात हो रही थी। अब देख लीजिएगा, मान लो ऐसा कोई हम फिशर ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें दो सेंटर आ रहे हैं। ठीक है, इसको यदि ड्रॉ किया जाए तब देख लीजिएगा, यहां पे वर्टिकल वैलेंसी ऑलवेज डैश होगी, वर्टिकल ऑलवेज डैश होगी, और हॉरिजॉन्टल जो है वो ऐसे वेज में होगा। हॉरिजॉन्टल वैलेंसी ऑलवेज टुवर्ड्स द व्यूअर, वर्टिकल वैलेंसी ऑलवेज अवे फ्रॉम द व्यूअर। थोड़ा बायोलॉजी जैसा भी लग रहा होगा आपको, मगर ये बायोलॉजी नहीं है। उसमें जो ड्रॉ किया जाता है ना बायोलॉजी में भी ऐसे आतड़ा जी सो क्या बोलते हैं, आतड़ा नहीं बोलते इसको, ढूंढ के लाएगा, मुझे तो बायोलॉजी आती नहीं। एक ग्रुप किया था, आपने तो बायोलॉजी पढ़ी होगी, इसलिए बायोलॉजी पढ़ी है, इसलिए तो आप अभी एमएससी कर रहे हो, मेडिकल में नहीं हो। जस्ट किडिंग, टेंशन मत लीजिएगा। चलो यहाँ पे देख लीजिएगा, वर्टिकल वैलेंसी जो है, वर्टिकल वैलेंसी वो एक्चुअली प्रिंसिपल है, और वर्टिकल वैलेंसी कहाँ पे होती है? डैश पे होती है। हॉरिजॉन्टल वैलेंसी जो है वो टुवर्ड्स द व्यूअर, मतलब वो वेज होती है। ठीक है, यदि इसको नंबरिंग दिया जाए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये जो हो गया हमारा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो गया दो सेंटर वाला। चलो मैं आपको ये मॉडल से समझाता हूँ, देख लीजिएगा इसको अच्छी तरह से। यहाँ पे मान लो आपको कोई ऐसा दिया गया है, 3D में समझिएगा भैया, ये एक्चुअली जो होता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला किस तरह का होता है। यदि इसको आप सामने से देख रहे हो, यदि इसको आप सामने से देख रहे हो तब तो ये आपको पता ही है भैया न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, सामने से देख रहे हो तब ये न्यूमैन है। मगर फिशर किसको कहा जाता है? ये वाला जो है ना वो फिशर है। देख लीजिएगा इसमें, ये जो ग्रीन है ना, ग्रीन, ये वाला ग्रीन, इसका नंबर है 1 नंबर है,
और ये 1 नंबर जो ग्रीन आपसे दूर जा रहा है इसलिए वो डैश पे लिखा हुआ है। ये जो नीचे है ये वाला, ये 6 नंबर है, वो भी आपसे दूर जा रहा है। वर्टिकल वैलेंसी में जो ये दोनों ग्रीन है ना, दोनों ग्रीन वो दूर जा रहे हैं इसलिए इसको डैश लिखा है। मगर यहां पे ये दोनों देख लीजिएगा, ये है 3 नंबर, ये है 2 नंबर, ये है 4 नंबर और ये है 5 नंबर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वैलेंसी दोनों आपकी तरफ आ रही है, वर्टिकल जो है वो दोनों आपसे दूर जा रही है। फिर से ये जो फॉर्म था वो कौन सा फॉर्म था, ये सामने से यदि आप देख रहे हो टुवर्ड्स वेयर, आपके सामने से देख रहे हो न्यूमैन है, और न्यूमैन में भी कौन सा है, इक्लिप्स ना। ये जो हो गया फिशर हो गया, देख लीजिए ये जो है वो फिशर है सामने से जब आप देख रहे हो। फिर से न्यूमैन इक्लिप्स में से ये फिशर बनेगा। मान लो यदि ये स्टेगर्ड फॉर्म है, ऐसा स्टेगर्ड फॉर्म है, ये स्टेगर्ड फॉर्म है न्यूमैन स्टेगर्ड, और इसका यदि आपने फिशर बनाने की कोशिश की फिर कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये वर्टिकल वैलेंसी जो है ना, वर्टिकल वैलेंसी उसमें ये जो वर्टिकल है वो डैश के बजाय वेज आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, ये वेज आ रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल दोनों डैश चले गए। फिशर ऐसा नहीं होता भैया, वर्टिकल कभी भी आपकी तरफ नहीं होना चाहिए। यहां पे ये सही है, ये देख लीजिएगा, ये तो सही है, ये आपसे दूर जा रहा है, मगर ऊपर वाला वो सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि आपने ये स्टेगर्ड में से बनाया। स्टेगर्ड कभी नहीं होता, फिशर कभी स्टेगर्ड नहीं होता भैया। चलो यहां पे देख लीजिएगा फिर से, ये होता है न्यूमैन इक्लिप्स, ये होता है न्यूमैन इक्लिप्स। इसमें से फिशर बनाया जा सकता है क्योंकि दोनों वर्टिकल देख लीजिएगा, दोनों वर्टिकल आपसे दूर जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल आपकी साइड आ रहा है। यदि ये आपको ये तो पता है इसको न्यूमैन स्टेगर्ड बोला जाता है, इसका यदि आपने फिशर बनाने की कोशिश की तब ऊपर वाला सही है, देख लीजिएगा ऊपर वाला ये जो है ना ये तो सही है, ये आपसे दूर जा रहा है, मगर ये देख लीजिएगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में ये आपसे नजदीक आ रहा है, और ये जो हॉरिजॉन्टल है आपसे दूर चला गया। स्टेगर्ड में से कभी ये फिशर नहीं बनता। फिशर को यदि बनाना है तब आपको ये इक्लिप्स ही रखना पड़ेगा, तब जाके ये वर्टिकल आपसे दूर रहेगी और हॉरिजॉन्टल जो है वो आपके सामने आएगी। इक्लिप्स में से ही फिशर बनेगा। यदि ऐसा इक्लिप्स है फिर भी फिशर बना सकते हो, यदि ऐसा इक्लिप्स है फिर भी फिशर बना सकते हो। कैसे देख लीजिएगा, इसका रोटेशन यदि ऐसे कर दिया तब फिशर बनेगा, मगर ऐसे करोगे तब इसको फिशर नहीं कहा जाता है। ये दोनों ग्रीन वैलेंसी आपके सामने नहीं होनी चाहिए, दोनों ग्रीन वैलेंसी आपके सामने नहीं होनी चाहिए, ये रिवर्स फिशर हो गया। ये सही फिशर है, देख लीजिएगा ये जो है वो सही फिशर है। वर्टिकल वैलेंसी दूर होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल आपके सामने होनी चाहिए। आपका यदि फ्रेंड आपको मिल गया तब आप उसको हग करते हो, तब ऐसे फिशर जब आप हग करोगे ना तब आपको फिशर याद करना है। आपका जो फ्रेंड मिल गया आपको बहुत साल बाद मिल रहा है, आप बताइए आपको जिसको हग ऐसे हग करते हो, ऐसे ही फिशर आपको बनाना है। मतलब हॉरिजॉन्टल है आपको ऐसे रखना है, वर्टिकल जो है आपसे दूर रखना है। फिर से हॉरिजॉन्टल को टुवर्ड्स द व्यूअर, वर्टिकल को अवे फ्रॉम द व्यूअर। सो ये हो गया फिशर। फिर से मैं सारी प्रोजेक्शन फॉर्मूला पहले लिख के समझाता हूं, उसके बाद में आपको 3D में समझाऊंगा। सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो वेज डैश पढ़ा था। फिर से सबसे पहले पढ़ा था वो वेज डैश, ए बी, यहाँ पे वेज में है सी, यहाँ पे डी। इसका जो कंडीशन रहेगा वो कौन सा कंडीशन रहेगा, वेज डैश ऑलवेज आपको कॉर्नर की बाहर लिखना है, वेज डैश आपको ऑलवेज कॉर्नर की बाहर लिखना है, कभी कॉर्नर के अंदर नहीं लिखना है। वेज डैश को आप याद रखिएगा, यहां पे ए, यहां पे बी, यहां पे वेज नीचे लिखा हुआ है, यहां पे वेज ऊपर लिखा हुआ है। ये सी हो या डी, ये दोनों एक ही बात है। वेज डैश का मतलब ऊपर नीचे नहीं होता, वेज डैश का मतलब आगे पीछे होता है। फिर से वेज डैश का मतलब ऊपर नीचे नहीं होता, वेज डैश का मतलब आगे पीछे होता है। दूसरी बात, यदि दोनों सेम साइड है देख लीजिएगा, तब इसको साइन पेरिप्लानर या तो इसको इक्लिप्स फॉर्म, साइन पेरिप्लानर या तो इसको इक्लिप्स फॉर्म या तो इसको सीसॉइड बोलते हैं। यदि ये ऑपोजिट साइड है तब इसको एंटी पेरिप्लानर या तो इसको ट्रांसवर्ड फॉर्म, स्टेगर्ड फॉर्म कहा जाता है इसको। ठीक है, चलो यहां पे ये तो हो गए वेज डैश की बात। उसके बाद आया था न्यूमैन। न्यूमैन में से राउंड करना है आपको। यदि ऐसा ड्रॉ किया गया है तब यह है इक्लिप्स फॉर्म, और यदि इसको ऐसे ड्रॉ किया गया है तब यह है स्टेगर्ड फॉर्म। इसका कंसेप्ट मेन है, जो ये डॉट है वो फ्रंट कार्बन है, राउंड वाला है वो बैक कार्बन है। उसके बाद सोहर्स में यदि ऐसे आपको दी गई है प्रिंसिपल चेन, तब ये दोनों सेम साइड है इसलिए है इक्लिप्स फॉर्म। ये डाउन है तब ये अप, डाउन है तब वी शेप अप, ये अप है तब वी शेप डाउन, ये अप है तब वी शेप डाउन। और इसमें जो ये वाला कार्बन है वो एक्चुअली फ्रंट कार्बन है,
और इसका यदि स्टेगर्ड फॉर्म ड्रॉ करना है तब ऐसे स्टेगर्ड फॉर्म ड्रॉ कर सकते हो। ये डाउन है इसलिए वी शेप अप, ये अप है इसलिए वी शेप डाउन, ये अप है इसलिए वी शेप डाउन, ये डाउन है इसलिए वी शेप अप, और ये जो डॉट कार्बन है आगे में गया वो एक्चुअली फ्रंट कार्बन है। ठीक है, और लास्ट में जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला बची हुई है फिशर, ये जो एक सेंटर वाला फिशर, ये दो सेंटर वाला, इसमें वर्टिकल जो होती है वो डैश में होती है, हॉरिजॉन्टल जो होती है वो वेज कहा जाता है। वर्टिकल जो होती है डैश होती है और हॉरिजॉन्टल जो होती है वो वेज होती है। ये सारी हो गई फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद चलो एक बार पॉज करके आप भी लिख लीजिएगा चारों को चारों, और नेक्स्ट फिर से मैं आपको 2D के बाद 3D में पढ़ाता हूं। आपका कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए भाई। यहां पे सामने से देख रहे हो ये हो गए न्यूमैन इक्लिप्स फॉर्म, यदि इसको रोटेशन दे दिया तब ये हो गया न्यूमैन स्टेगर्ड फॉर्म हो गया, ये जो हो गया वो न्यूमैन स्टेगर्ड फॉर्म हो गया। इसको रोटेशन दे दिया तब ये हो गया न्यूमैन इक्लिप्स फॉर्म हो गया, दोनों सेम साइड है इसलिए न्यूमैन इक्लिप्स फॉर्म हो गया। इसको रोटेशन दे दिया तब ये हो गया न्यूमैन स्टेगर्ड फॉर्म हो गया। चलो सामने से देख रहे हो, इसको सामने से देख रहे हो, ये सामने से देख रहे हो इसलिए न्यूमैन स्टेगर्ड फॉर्म है कि इक्लिप्स फॉर्म है? कौन सा है भैया? इक्लिप्स फॉर्म कहा जाता है। अब इसका यदि हमें सोहर्स में कन्वर्जन करना है तब हमें ये जो फ्रंट कार्बन है इसको, ये जो इक्लिप्स में है इसको फ्रंट कार्बन है उसको लेफ्ट घुमाना है और नीचे करना है ऐसे। ये हो गया सोहर्स फॉर्म, साइड व्यू रिप्रेजेंटेशन हो गया, सोहर्स फॉर्म हो गया। इसका यदि ये न्यूमैन है, देख लीजिएगा ये न्यूमैन है, इसका यदि हमें फिशर में कन्वर्जन करना है तब ऐसे कर दीजिएगा। फिशर में हॉरिजॉन्टल जो होती है हॉरिजॉन्टल जो होती है वो टुवर्ड्स द व्यूअर होती है, वर्टिकल जो होती है आपसे दूर होती है, फ्रॉम द व्यूअर होती है। ठीक है, सो ये सारी हो गई। अब ये देख लीजिएगा और एक 3D में बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ये न्यूमैन इक्लिप्स दिखाई दे रहा है, इसका यदि मैंने ऐसे रोटेशन कर दिया ना तब देख लीजिएगा ये वाला फॉर्म है ना वो एक्चुअली ये आ गया, देख लीजिएगा ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना वही है। ये पहले क्या था, ये स्टार्टिंग में देख लीजिएगा पहले न्यूमैन इक्लिप्स था। अब इसको ऐसे यदि रोटेशन दे दिया मैंने, ऐसे इसको यदि रख दिया तब दोनों ग्रीन सेम साइड है, देख लीजिएगा दोनों ग्रीन सेम साइड है और कोई भी आपसे नजदीक नहीं आ रहा है, कोई आपसे दूर नहीं जा रहा है। मगर ये येलो आपसे नजदीक आ रहा है, ये येलो आपसे दूर, नजदीक है उसको वेज, दूर है उसको डैश। ये जो नजदीक है उसको वेज, ये दूर है इसको डैश। सो ये हो गया इक्लिप्स में से, देख लीजिएगा इक्लिप्स में से ये हो गया वेज डैश फॉर्म। दोनों ग्रीन आपसे नजदीक भी नहीं है दूर भी नहीं है, मगर ये येलो नजदीक है ये येलो दूर है, ये नजदीक है ये दोनों, ये वाला फॉर्म हो गया, इसलिए इसको हम इक्लिप्स बोलते हैं। और देख लीजिएगा ये जो है न्यूमैन स्टेगर्ड है, ये जो है एग्जैक्ट सामने से देखेगा न्यूमैन स्टेगर्ड है। इसको यदि ऐसे कर दिया तब देख सकते हो आप ये और ये वाला जो प्रिंसिपल है ना दोनों में से कोई आपके नज़दीक नहीं है, कोई आपसे दूर नहीं है। मगर ये येलो आपसे नज़दीक है इसलिए वेज, ये येलो दूर है इसलिए डैश। ये येलो है आपसे नज़दीक है इसलिए वेज, ये येलो आपसे दूर है इसलिए डैश। ये एंटी पेरिप्लानर, ग्रीन को देखिएगा एंटी पेरिप्लानर हो गया, ये स्टैगर्ड में से बना हुआ था इसलिए इसको हम स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। सो फ्रेंड्स आज जो हमने सारी प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ी, न्यूमैन, सोहर्स, फिशर, वेज डैश, वो सारी प्रोजेक्शन फॉर्मूला कंप्लीट आप लिखिएगा, पूरी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं फिशर की कैरेक्टरिस्टिक। फिशर को कितना डिग्री घुमाएगा तब होमोमर मिलेगा, कितना डिग्री घुमाए तब इनहेंस्यूमर मिलेगा, वो घुमाने के बाद वो सारे वेजडेस में अप्लाई कैसे कर सकते हैं हम, फिशर को कैसे वेजडेस में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो फिशर है दिखाई दे रहा है आपको फिशर, उसको वेजडेस में, ये वाले वेजडेस में, और ये वाला जो वेजडेस है उसको फिशर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इन शॉर्ट इंटर कन्वर्जन एक फॉर्मूला में से दूसरी प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कैसे इंटर कन्वर्जन किया जाता है वो हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर देखना मत भूलिएगा। और जब नेक्स्ट लेक्चर देखोगे आप तब उससे पहले ये जो आज का लेक्चर है वो बार बार रिवाइज कर लीजिए, आपकी नोट्स में लिखा ही होगा। इतना परफेक्ट कर लीजिएगा कि आपको चाहे कोई भी प्रोजेक्शन फॉर्मूला सामने आए उसका पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कौन सा जो है फ्रंट कार्बन होता है इसमें, कौन सा जो होता है ब्रेक कार्बन होता है,
सोहर्स कैसे ड्रॉ किया जाता है, न्यूमैन कैसे ड्रॉ किया जाता है, वो सारे कंसेप्ट आपको परफेक्ट होना चाहिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो सारी एक्यूरेसी आ जाए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आओ जो, जय श्री कृष्ण, जय सोमनारायण।